हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों 2024 में अगर आपका कुवैत का वीज़ा लेना है आपको, तो कितना खर्चा आएगा, क्या क्या प्रोसेस होता है, और जब वीज़ा लगता है तो वीज़ा लगाने के टाइम पे क्या क्या चीज़ें प्रोसेस होता है, जैसे वीज़ा स्टैंपिंग हो गया, पीसीसी हो गया, गम का मेडिकल हो गया, फ़्लाइट टिकट हो गया, या आप एजेंट से करते हैं तो एजेंट का मैं एक दूसरे वीडियो में बता दूंगा आपको कि एजेंट का कैसा। लेकिन मैं जो कि ऑफिस से आया हुआ था और ऑफिस से क्या क्या प्रोसेस होता है, इस वीडियो में सारा कुछ आपको जो है बताऊंगा शुरू से लेकर लास्ट तक, कि जब भी आप कभी वीज़ा अप्लाई करते हो तो कैसे कैसे क्या क्या प्रोसेस होता है, जिससे आपको एक जानकारी मिलेगी कि मेरा जो वीज़ा लग रहा है या जो मेरा प्रोसेस हो रहा है वो मतलब सही दिशा में हो रहा है या नहीं हो रहा। क्योंकि काफ़ी सारे भाइयों के कमेंट आते हैं तो मुझे यही चीज़ बताते भाई कि मेरे से पहले ही पैसा ले लिया गया है, वीज़ा अभी आया नहीं है, या वीज़ा अभी आया नहीं, पहले ही पीसीसी करा लिया गया है, या वीज़ा आ गया है तब पीसीसी करा रहे हैं तो पीसीसी का 3 महीने का डेट मिल रहा है तो मैं तत्काल पीसीसी कैसे कराऊंगा। तो बहुत सारी चीज़ें जो है मैं इस वीडियो में पूरा जो है बताऊँगा, और 2024 में आपको कितना खर्चा लगेगा, क्या क्या प्रोसेस कैसे कैसे होता है, सारा कुछ मैं बताऊंगा। तो दोस्तों मैं आपको ये चीज़ बता दूं, मैं जब 2019 में आया हुआ था कुवैत में तो मेरे से 40,000 रुपये ऑफिस चार्ज लिया गया था, और उसी 40,000 में दोस्तों मेरा वीज़ा स्टैंपिंग भी था, फ्लाइट का टिकट भी था, और साथ ही साथ जो वीज़ा का कॉस्ट होता है वो भी था। तो मेरा कैसा कि 2019 में मैं गया हुआ था तो 4 से 5 साल हो गया, तो इसमें क्या था कि काफ़ी कम पैसे में हो गया था। लेकिन अभी जैसे कि 2024 चल रहा है और ऐसे समय पे क्या होता है कि भाई बहुत सारी चीज़ों की महंगाई हो गई है, चाहे वो पीसीसी से रिलेटेड हो गया, बहुत सारा नियम भी चेंज हो गया। जैसे पहले पीसीसी क्या था कि आज ऑनलाइन कराए, जिस दिन का डेट मिला उस दिन आप गए पासपोर्ट ऑफिस में और उसी दिन आपको हैंड टू हैंड पीसीसी मिल जाता था। लेकिन अभी पीसीसी का भी डेट चेंज हो गया है और प्रोसेस भी उसका चेंज हो गया है। तो इस वीडियो में मैं सारा कुछ आपको बताने वाला हूँ, वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। और जो भी भाई नए हैं वो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों में, ताकि जो भी भाई नए आने वाले हैं उनको इस वीडियो से कुछ ना कुछ मोटिवेशन मिल सके और कुछ ना कुछ जानकारी मिल सके। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए, जब भी आप किसी ऑफिस में संपर्क करते हैं ना वीज़ा के लिए, तो सबसे पहले तो आपके पास में सीवी रिज्यूम होना चाहिए। जो काम आप करते हो, मैं ऑफिस से आया हूँ, ऑफिस का ही प्रोसेस ये सारा कुछ बता रहा हूँ। एजेंट का मैं आपको दूसरे एक वीडियो में बता दूंगा कि एजेंट लोग कैसे करते हैं, क्योंकि एजेंट से मैं कभी ना आया हूँ, ना ही तो मैं कभी किसी को बोलता हूँ कि एजेंट के जरिए आओ, क्योंकि एजेंट के जरिए जितने लोग भी आते हैं 99% उनके साथ में फ्रॉड हो जाता है। तो अगर किसी एक बंदे का अगर हो भी जाता है एजेंट के जरिए, तो क्या होता है मालूम है, वो भी एजेंट खुद नहीं करता है, वो सारा पैसा ऑलरेडी ऑफिस के जरिए ही उसका काम होता है। अगर ऑफिस से 60,000 में होता है तो एजेंट वही चीज़ 60 दूना 120, 1,20,000 चार्ज लेते हैं। तो जब भी आप कभी किसी ऑफिस में अपने जॉब के लिए अप्लाई करते हो, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के हो, कोई भी आप काम करते हो, चाहे मेडिसिन जैसे फार्मासिस्ट होते हैं, बहुत सारे भाई बोलते हैं मैं डी फार्मा किया हूँ, फार्मासिस्ट के लिए जॉब आता है क्या, तो बहुत सारा हर फील्ड का जॉब आता है दोस्तों। तो जब भी आप किसी जगह पे जैसे जॉब देखो, आप मुंबई से या सूरत गुजरात से अगर करते हैं तो ये मान के चलो आपके साथ में फ्रॉड नहीं होगा। बाकी फेसबुक व्हाट्सअप पे देखकर आप कभी भी नहीं कीजिएगा। तो मुंबई में असिग्मेंट अबाउट टाइम का जो पेपर निकलता है उसमें सारा कुछ जो है लिख के देता है कि क्या क्या कैटेगरी का जॉब है। तो आप जिस भी कैटेगरी के, चाहे फिटर, वेल्डर, फैब्रिकेशन या टेक्नीशियन, वॉल टेक्नीशियन, मतलब बहुत सारा चीज़ का कैटेगरी है, मैं बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो जब भी आप कभी वांट देखकर ऑफिस में, चाहे वो फेस टू फेस इंटरव्यू हो या क्लाइंट इंटरव्यू हो या सीवी सिलेक्शन हो, आप खुद ऑफिस में जाके विजिट करो, उसके बाद में अपना पासपोर्ट वगैरह लगाओ, सीवी वगैरह दो। अगर क्लाइंट इंटरव्यू है फेस टू फेस, तो आप क्लाइंट इंटरव्यू अगर हो जाता है तो वहीं पे आपको जैसे क्लाइंट इंटरव्यू हुआ वैसे ही आपको सैलरी बता दिया जाता है, और उसी दिन या 1-2 दिन बाद आपको ऑफर लेटर मिल जाता है। ऑफर लेटर जो है दोस्तों आपके ऑफिस से ही मिलेगा, व्हाट्सअप फेसबुक पे नहीं कि आपको आप चले गए पासपोर्ट जमा कर दिया ऐसा वैसा तो बाद में मिलेगा, ऐसा नहीं। उसी दिन जिस दिन क्लाइंट इंटरव्यू रहता है उसी दिन आपको ऑफर लेटर मिल जाएगा। ऑफर लेटर पे आपको सारा कुछ कंपनी का टर्म्स एंड कंडीशन लिखा रहेगा कि उसमें खाने का है कि नहीं, बेसिक सैलरी आपको क्या है, 1 साल में अगर आप घर जाते हैं तो कितना दिन की छुट्टी मिलेगी, 2 साल में आप घर जाते हैं तो कितना दिन की छुट्टी मिलेगी। इसके साथ साथ आपका मेडिकल इंश्योरेंस है कि नहीं, जैसे अगर मान लो मैं विदेश में काम कर रहा हूं, अगर मेरा तबीयत खराब हो गया तो ऐसे में मुझे एब्सेंट करना पड़ेगा क्या, या कंपनी मुझे भर के देगी, तो उसका टर्म्स एंड कंडीशन क्या है। तो ऑफर लेटर पे सारा कुछ ये मेंशन रहता है। कंपनी का लेबर लॉ क्या है, मतलब आपको ओवर टाइम किस बेसिस पे मिलेगा, 1 घंटे करेंगे तो 1.5 घंटा मिलेगा या 1 ही घंटा मिलेगा, तो ये सारा कुछ ऑफर लेटर पे लिखा रहता है। तो जब भी आप अगर उस सैलरी पे एग्री हैं तभी भी आप उस ऑफर लेटर पे साइन कीजिएगा। अगर आप एग्री नहीं है, या आप कैलकुलेट कर लीजिएगा कि भाई मेरा अगर मान लो 100 दिनार सैलरी लगा हुआ तो 100 दिनार का कितना होता है, या 200 दिनार सैलरी लगा तो 200 दिनार का कितना होता है। तो ये सारा कुछ आप मतलब कि जैसे मालूम सैलरी तो पहले ही बता देते कितना सैलरी है, तो आप कुवैत करेंसी टू इंडियन रुपीज़ या जिस देश में आप जा रहे हो वो करेंसी आप मोबाइल से कैलकुलेट कर लेना। तो अगर आप उस सैलरी पे एग्री हैं तो साइन कर दीजिएगा।
साइन कर देंगे, ऑफिस में आपका पासपोर्ट जमा हो जाएगा। दोस्तों ऑफिस से पहले पैसा 1 रुपया भी नहीं लेते हैं, जब भी आपका वीज़ा आता है तभी जो है पैसा लेते हैं। वो भी ये सारा कुछ प्रोसेस मैं बता रहा हूँ इसीलिए, जैसे जब आप ऑफर लेटर पे साइन कर देंगे तो वो आपका पासपोर्ट ले लेंगे और आपको बताया जाएगा कि भाई 15 से 20 दिन या 1 महीना या 1.5 महीना आप वेट करो, आपका वीज़ा आ जाएगा, तब आपको बुलाया जाएगा। तो आप अगर मुंबई से जहाँ से भी आप अप्लाई कर रहे हो, अगर आप काम कर रहे हो तो काम अपना करते रहिए, जारी रखिए। इसी तरह से मैंने भी किया हुआ था, काम अपना जारी रखेंगे। उसके बाद जब वीज़ा आ जाएगा तो वीज़ा की आपको कॉपी सेंड की जाएगी, तब तक आपसे पैसा नहीं लिया जाएगा। ऐसा मत सोचिए कि वो वीज़ा की कॉपी भेजने के लिए आपसे पैसा लेंगे, नहीं, आपको वीज़ा की कॉपी भेज दी जाएगी। पासपोर्ट तो ऑलरेडी आपका उनके पास में ही है, तो पैसा किस बात का लेंगे। तो एजेंट लोग इसी का फ़ायदा उठाते हैं, या जो फर्जी लोग रहते हैं वो इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। पैसा पहले ही लेंगे, वीज़ा आया ही नहीं, पासपोर्ट भी आपका रख लेते हैं, बाद में वो पासपोर्ट देने के लिए दोस्तों 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार रुपये लेते हैं लोगों से। ऐसा बहुत सारा फ्रॉड हुआ है, तो इसीलिए ये प्रोसेस मैं बता रहा हूँ। तो जब भी आपका इंटरव्यू हो गया, आप सिलेक्शन हो गए, आपका सिलेक्शन हो गया, उसके बाद में आपका ऑफर लेटर मिल गया, 15 से 20 दिन का आपको टाइम दिया जाएगा, 1 महीने का टाइम दिया जाएगा। जब आपका वीज़ा आएगा तो वीज़ा की कॉपी आपके व्हाट्सएप पे भेज दिया जाएगा। आप उस वीज़ा को वेरीफाई कर लो, किसी भी देश का वीज़ा है वेरीफाई कर लो कि हाँ ये सही है। बहुत सारा हर जगह के वीज़ा अभी चेक करने के लिए बहुत सारा अभी एप्लीकेशन आ चुका है कि कहीं का भी वीज़ा आप आसानी से चेक कर सकते हैं। मेरे एक दोस्त जो है मेरे गाँव के बगल के, उनका कंबोडिया का वीज़ा आया हुआ, मैंने कंबोडिया का वीज़ा चेक किया हुआ था। मैं इसलिए कंबोडिया का वीज़ा चेक करके नहीं डाला, क्यों? क्योंकि उसमें क्या है कि ईमेल आईडी पे एक वेरिफिकेशन कोड जाता है, तो वो ईमेल आईडी जो वीज़ा अप्लाई करने के टाइम जो ईमेल आईडी डालते हैं उसी पे ओटीपी जाता है। तो मुझे मालूम नहीं था कि वो ईमेल आईडी कौन सा डाला हुआ, मुझे बताया नहीं गया। हालांकि उन्होंने वीज़ा भेजा था, मैंने चेक करके सारा कुछ उनको बता दिया। तो हर देश का वीज़ा चेक हो जाता है। तो जब भी आपका वीज़ा आ जाता है आप वेरीफाई कर लो। उसके बाद जब आप जाएंगे, जब आपको बुलाएंगे ऑफिस में कि भाई हाँ आपका वीज़ा आ गया, आप ऑफिस में आ जाओ, तो आप ऑफिस में जाओगे, तब वो आपको पासपोर्ट देंगे, बदले में आपसे 10,000 रुपया या 15,000 रुपया। उस समय तो 2019 में मेरे से 10,000 लिया गया था, लेकिन इस समय हो सकता है कि आपके साथ मतलब 15 से 20 हज़ार रुपये ले लें, इसलिए क्योंकि महंगाई ज़्यादा हो गई है, 2024 आ गया, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई, तो हो सकता है 10 से 15 हज़ार रुपये लें। तो टोटल जो ऑफिस से जो पैसा लगता है दोस्तों, वो 50 से 60 हज़ार या 60 से 70 हज़ार, इससे ज़्यादा नहीं लगता है। आप किसी भी कैटेगरी के काम में जाते हो, इससे ज़्यादा ऑफिस से पैसा नहीं लगता है। इसलिए वो भी आगे बता रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ उसमें होता है। गमका मेडिकल और नॉर्मल मेडिकल, बाकी पीसीसी का आपका खर्चा रहेगा। बाकी अगर वो 60 हज़ार लेते हैं, 60 हज़ार अगर आपको बताया जाएगा, तभी भी आप उसमें से कम थोड़ा बहुत करवा लीजिएगा। ऑफिस वाले थोड़ा बहुत कम कर देते हैं, इसलिए क्योंकि ऑफिस वालों को अपना मतलब कि ऑफिस चलाना होता है। ऑफिस वाले इस तरह के नहीं होते हैं कि नहीं जिद कर लेंगे कि हम 70 लेंगे तो 70 ही लेंगे। ऑफिस वाले मतलब कि उनको ऑफिस चलाना, अपना बिजनेस चलाना है, तो वो लोग ये करते ही हैं। तो थोड़ा बहुत कम कर देंगे, तो आप भी इस चीज़ का जो है उनसे बातचीत कीजिएगा। अगर 70 बोल रहे हैं तो आप बोलिएगा कि सर मैं गरीब फैमिली से हूँ या गरीब आदमी हूँ, मैं इतना पैसे कैसे लाऊंगा, थोड़ा कुछ कम कर लो। तो ये लोग कम कर लेता है, ठीक है। तो जब भी आप ऑफिस में जाएंगे अपना पासपोर्ट लेने के लिए या वीज़ा लेने के लिए, तो आपको 10 हज़ार या 15 हज़ार लेके उसके बाद आपको पासपोर्ट दिया जाएगा कि भाई आप गमका मेडिकल करा लो। तो गमका मेडिकल कराने से पहले दोस्तों आप नॉर्मल मेडिकल एक बार करा लो, चाहे उस समय सिलेक्शन होने के टाइम पे आप करा लो, या बहुत से लोग बोल देते हैं कि भाई पहले ही करा लो, तो पहले भी आप करा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप जो है नॉर्मल मेडिकल करा के उसके बाद गमका मेडिकल कराओ। जब आप गमका मेडिकल जो है जमा करने जाएंगे, तब वो आपको बोलेंगे कि भाई अब आप पीसीसी जो है करवा लो। तो पीसीसी दोस्तों क्या होता है कि बहुत सारे भाई पहले ही करा लेते हैं वीज़ा आने के पहले ही, और बहुत सारे भाई जो है वीज़ा आने के बाद कराते हैं। तो देखो अभी पीसीसी कैसा है, तत्काल में भी पीसीसी हो जाता है। बस तत्काल में क्या है कि आपको पैसा थोड़ा ज़्यादा लगता है, 12 से 15 हज़ार रुपये लगता है तत्काल में, और वो जो है 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपको पीसीसी का डेट मिल जाता है। तो अगर पीसीसी आपको कराना है तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। इसके साथ साथ जब आप पीसीसी जो है पहले ही अगर करा लिए हैं, अगर आपका वीज़ा आ गया, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप पीसीसी वीज़ा आने के बाद से कराते हैं तो आपको तत्काल ही पीसीसी कराना चाहिए। बाकी अगर ऐसे नॉर्मल पीसीसी कराएंगे तो आपको ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो पीसीसी जब आपका आ जाता है, उसके बाद वो पीसीसी और मेडिकल रिपोर्ट गमका, जैसे पीसीसी कराने के पहले ही आपको गमका मेडिकल कराने के लिए बोलते हैं। जब ये देते हैं कि हाँ भाई आपका वीज़ा आ गया, ऑफिस में आ जाओ, तो आप पासपोर्ट अपना लेके गमका मेडिकल, नॉर्मल मेडिकल जो भी है करा लेंगे। जब गमका मेडिकल आपका फिट आ जाता है, तब वो रिपोर्ट आपको ऑफिस में जमा करना होता है। उसके बाद में ऑफिस वाले खुद बोलते हैं भाई कि आप पीसीसी आप करा लो। आपका पीसीसी जितना जल्दी आ जाएगा उतना जल्दी वीज़ा स्टैंपिंग करके उसके बाद आपका टिकट बुक करके भेज दिया जाएगा। तो इसमें दोस्तों 2 चीज़ें हैं। अगर आपका ईसीआर पासपोर्ट है तो इमिग्रेशन भी होगा। अगर ईसीआर पासपोर्ट नहीं है तो ये मान के चलो ईसीएनआर पासपोर्ट आपका है तो इमिग्रेशन नहीं होगा। तो जो ईसीआर पासपोर्ट वाले हैं, जो 8वीं की मार्कशीट लगाए हैं, उनके पासपोर्ट पे इमिग्रेशन भी होता है। तो इमिग्रेशन के लिए 5-6 दिन और टाइम लग जाता है।
इसलिए क्योंकि वीज़ा जो स्टैंप होता है, स्टैंपिंग के टाइम पे ही इमिग्रेशन भी होता है। तो इमिग्रेशन और स्टैंपिंग मिला के मान के चलो 8 से 10 दिन या 12 दिन लग जाता है स्टैंपिंग में जाने के टाइम पे। और उसके बाद जब स्टैंपिंग हो गया तब खाली फ़्लाइट टिकट निकाल देते हैं ट्रैवल वाले, उसके बाद आपको भेज देते हैं। तो यही प्रोसेस होता है। इसके साथ साथ दोस्तों कि जो भी पीसीसी के बारे में बताया हूँ, पीसीसी कभी भी आप, मेरे हिसाब से मैं बोलूँ तो पीसीसी पहले मत कराओ। जब तक आपका वीज़ा नहीं मिल जाता तब तक पहले मत कराओ पीसीसी। इसलिए क्योंकि पहले कैसा था कि पीसीसी का जो है डेट 6 महीना था, मतलब कि 6 महीने तक अगर आपका पीसीसी पुराना है तो भी ले लेते थे ऑफिस वाले। लेकिन अभी कुवैत गवर्नमेंट ने ये अलाउ कर दिया कि 3 महीने से ज़्यादा पुराना रहेगा तो आपको नया पीसीसी कराना पड़ेगा। तो पीसीसी अगर मान लो आप पहले करा लेते हैं वीज़ा आने के पहले, और वीज़ा आने में अगर लेट पास हो गया, अगर वो उस बीच आपका डेट नहीं रहेगा तो आपका पूरा पीसीसी का पैसा बर्बाद जाएगा। क्योंकि अभी पासपोर्ट के जैसा ही पीसीसी बन रहा है। जैसे पासपोर्ट बनता था तो रिपोर्ट लगाने के लिए आप 1000-1500 थाने पर देना ही पड़ेगा तभी आपका बनेगा। तो ऐसे ही जो है होता है। तो आप जब आपका वीज़ा मिल जाए तब आप पीसीसी कराओ, चाहे आप तत्काल करा लो चाहे नॉर्मल करा लो। आपका वीज़ा पे जो डेट लिखा रहता है कि इतने दिन की वैलिडिटी है, वो सब चीज़ें आप देख लो, उसके बाद ही पीसीसी कराओ। तो ये होता है प्रोसेस। इसके साथ साथ जो एजेंट के जरिए जाते हैं भाई, तो एजेंट लोग क्या करते हैं, पहले ही पासपोर्ट ले लेंगे, उसके बाद पासपोर्ट के साथ में ही पैसा ले लेंगे। वीज़ा आया नहीं, ऑफर लेटर आया नहीं या ऑफर लेटर दे दिया तो पहले पैसा ले लेते हैं। तो एजेंट लोगों का दोस्तों क्या है कि एजेंट, मैं किसी भी एजेंट की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एजेंट लोग बहुत सारे ऐसे सही भी हैं, लेकिन जितने भी एजेंट सही हैं ये मान के चलो वो खुद कुछ काम करते नहीं हैं। वो ऑफिस से, जैसे मान के चलो मैं जिस ऑफिस से जा रहा हूँ, अभी मैं किसी अपने दोस्त का वहाँ पर वीज़ा लगाने के लिए बोल दूँ तो वही होता है कि कनेक्ट करने का वो लोग पैसा लेते हैं। मतलब कि मैं खुद किसी दोस्त को बोला कि हाँ भाई मैं वीज़ा दिला दूंगा, मैं उस ऑफिस में ले गया, ऑफिस से अपना बातचीत कर लिए, उसके बाद बोले कि भाई ठीक है आपका 60,000 चार्ज, आप 60,000 ले लेना, मैं आप इनसे मतलब 40,000 एक्स्ट्रा लूँगा, मतलब 1 लाख लूँगा। तो वही जो नहीं दौड़ना चाहते हैं, जो नहीं भागना चाहते हैं, तो ऐसा सब कोई नहीं बन जाता है दलाल। क्योंकि जो ऑफिस वाले होते हैं ना, उनको अपना ऑफिस चलाना होता है। तो अपने ऑफिस में ही अगर वो दलाल पाल के रखेंगे तो उनका ऑफिस जो है बर्बाद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जितने लोग भी हैं, जब एक बार फ्रॉड हो जाता है तो ऑफिस का नाम गंदा हो जाता है और ऑफिस के बारे में सब लोग मतलब नेगेटिविटी फैलाते हैं। तो इसी वजह से ऑफिस वाले भी मतलब ये चाहते हैं कि नहीं, मेरे ऑफिस में इस तरह का ना हो। अगर 60,000 ले रहा हूँ तो 60,000, 70,000 ले रहा हूँ तो 70,000। और वो जो पैसा ये लोग लेते हैं ऑफिस वाले, ये मान के चलो उसमें आपका गम का मेडिकल नहीं रहेगा, पीसीसी नहीं रहेगा, नॉर्मल मेडिकल नहीं रहेगा। बाकी जो 60,000 अगर लेते तो उस 60,000 में वीज़ा स्टैंपिंग चार्ज है, वीज़ा कॉस्ट रहता है, उसके साथ साथ फ्लाइट टिकट रहता है। तो ये तीनों चीज़ें वो लोग करके देते हैं और उतना सारा पैसा वो लोग लेते हैं। तो ये सारा कुछ जो है, मतलब कि मैं सोचा आपको बता दूँ ताकि आपको मालूम पड़ जाए। इसी तरह से ये सब चीज़ें प्रोसेस होता है। बाकी जो भी आप पूछना चाहते हैं आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं सारा कुछ आपको जो है बता दूँगा। और मेरा व्हाट्सअप का नंबर है, व्हाट्सअप पर भी आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ इंस्टाग्राम की भी मेरी आईडी है, वहाँ पे भी आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो चलिए ठीक है, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।